अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए एक और फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए अब हम एक और दिलचस्प नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। कल आपका लिक्विड्स का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आज हम सॉलिड्स स्टेट जो है या सॉलिड्स जो हैं उनके चैप्टर को शुरू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर्स होंगे सॉलिड्स के बारे में। ये चैप्टर आपको बताएगा सॉलिड्स की कौन कौन से कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज हैं जो इनको गैसेस या लिक्विड से अलग स्टेट करार देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ये होगा सॉलिड्स के टाइप्स कितने होते हैं और उसके बाद सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो हम शुरुआत यहीं से आज करते हैं सॉलिड्स के लेक्चर से। तो हमारा आज चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 6 होगा। और चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा सिलसिला चल रहा था मैटर की स्टेट्स का, स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर था उसका पार्ट 3 जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये किसके बारे में होगा? ये होगा सॉलिड्स के बारे में या सॉलिड स्टेट के बारे में। आप लोग जानते हो कि सॉलिड स्टेट भी मैटर की एक स्टेट है, जैसे गैसेस होती हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं। बस फर्क इतना है सॉलिड्स में लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में कि सॉलिड्स के अंदर एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस वजह से इनके बीच में कोई खासा गैप नहीं होता है, बहुत मामूली स्पेस होता है। इस वजह से ये एटम इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि फिर सॉलिड्स के शेप और सॉलिड्स का वॉल्यूम ये क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की वो स्टेट विच पजेस जो रखती है, क्या रखती है? विच पजेस ए फिक्स्ड, क्या फिक्स है बेटा? शेप एज वेल एज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स है उसका और शेप भी फिक्स है। और ये मैटर की जो स्टेट है ये सबसे हेवी स्टेट होती है क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस ऑलमोस्ट एटमों में, आयंस में या मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मोस्ट हेवी स्टेट होती है, मोस्ट डेंस स्टेट इसको कहा जाता है। यानी इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ, क्या कहोगे इसको? मैटर, डेंस स्टेट ऑफ मैटर को। तो ये बेटा मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ द मैटर कहलाती है सबसे, यानी कि जो है डेंस स्टेट ऑफ मैटर होगी। तो हम अब यहाँ से आगे जाएंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे, हर आपको पता है हर स्टेट जो है वो कौन सी थ्योरी से स्टार्ट होती है जो बेसिक पॉइंट्स बताती है। तो इसमें हम लेते हैं KMT फॉर सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो सॉलिड्स के बारे में बताती है। तो हमें सॉलिड्स के बारे में KMT पहला पॉइंट कौन सा बताती है? आपको पता है कि सॉलिड्स में एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और इनमें इनके दरमियान लार्ज वेकेंट स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत थोड़े स्मॉलेस्ट कह लो कि वेकेंट स्पेसेस होते हैं। यानी पहला पॉइंट वो कौन सा है कि इन सॉलिड्स देयर आर वेरी स्मॉल, यानी बहुत थोड़े क्या मौजूद हैं? वेकेंट स्पेसेस
बहुत थोड़े स्पेसेस होते हैं बिटवीन एटम्स, या फिर एटम्स होंगे, या फिर क्या होंगे, आयंस होंगे, या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस वजह से फिर इनका क्या होगा, देयरफॉर फिर इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स पजेस क्या बेटा, ए फिक्स्ड शेप एज वेल एज वॉल्यूम। इनका शेप भी फिक्स होगा और इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। अब क्यों वॉल्यूम फिक्स हो गया, क्योंकि स्पेस जो है ना सॉलिड और लिक्विड्स के बीच में बहुत थोड़ा है, तो ये एटम इधर उधर मूव नहीं कर सकते, जुड़े हुए रहते हैं। जहां फ्रीली मूव नहीं करेंगे, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो ना ही शक्ल चेंज होगी और ना ही इनका वॉल्यूम चेंज होगा। अब दूसरी चीज जो हमें इनमें सॉलिड्स में मिलेगी, केएमटी बताती है ये मॉलिक्यूल जितना एक दूसरे के करीब होते हैं, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में बहुत ताकतवर क्या होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। यानी इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ताकतवर, या इनके एटम या आयन ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी अट्रैक्शन एटमों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनके बीच में गैप कम होता है, ज्यादा अट्रैक्ट करके बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें मिल गया कि इन सॉलिड्स सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक यानी एटमों के बीच में, उसके बाद आयोनिक आयंस के बीच में, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी जो फोर्सेस होती हैं किसकी, ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्गर। ये बहुत क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। यानी चाहे लिक्विड्स हों या फिर क्या हो, गैसेस हों, इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इट मेक्स देम मोर क्लोजर, इसकी वजह से ये इनको एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब लाती हैं। एंड मेक देम मोर डेंस स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर की एक बहुत भारी स्टेट इसको बनाते हैं। एटम ज्यादा हो जाते हैं, स्पेस कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि मास बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये एक बहुत हेवी स्टेट बन जाती है, स्पेसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी केएमटी ने हमें बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट केएमटी क्या बता रही है इनका, केएमटी नेक्स्ट पॉइंट ये बता रही है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, ये क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा नहीं है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनके अंदर बहरहाल काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इनको हरकत में तो ला रही है, पर इनके बीच में गैप या स्पेस क्या है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा स्पेस है। इस वजह से ये इधर उधर फ्रीली तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी मोशन इनमें होगी, फिर ये टकराएंगे और इनमें कौन सी फिर हरकत पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो सॉलिड के एटम क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस तो बहुत स्ट्रांग होती हैं, गैप कम होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती। तो ये बार बार टकराते रहते हैं और यहाँ इनमें क्या होती रहती है, वाइब्रेशन होती रहती है। वो बहुत कम होती है, हमें वो यहाँ तक के फील भी नहीं होगी, लेकिन यह है कि मोशन तो है, तो इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। यानी नंबर थर्ड पॉइंट होगा, एज इन सॉलिड्स
इंटर मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक स्पेसेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं या इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं, आर वेरी मच स्मॉलर, बहुत थोड़ी होती हैं, ठीक है, विच के जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, विच प्रोड्यूस वाइब्रेशनल मोशंस, वाइब्रेशनल मोशंस पैदा होंगी किसमें, इन सॉलिड्स एटम्स, सॉलिड के एटमों में और मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि दे दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते हैं, इजीली और फ्रीली, स्पेस नहीं है ना तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इजीली मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से सिर्फ थोड़ा मूव करेंगे टकराएंगे, थोड़ा मूव करेंगे टकराएंगे, तो स्पेस ना होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं है, तो वाइब्रेशनल मोशंस आर पॉसिबल। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो हमें KMT बताती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बताती है कि बहुत स्ट्रांग होती हैं सॉलिड्स के बीच में। तो ये हमारी KMT है। अभी भी KMT के और पॉइंट भी हैं लेकिन वो काफी डिटेल्स में जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है बेसिक कैरेक्टर्स, जिनके बेसिस पर आप सॉलिड्स को लिक्विड और गैसेस से अलग स्टेट कहते हैं। बिहेवियर ऑफ क्या है, सॉलिड्स, सॉलिड्स का बिहेवियर कैसा है, बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तो इनमें सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा वाला है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं जैसे दो गैसेस मिक्स हो जाएं आपस में, डिफरेंट गैसेस, तो हम कहेंगे डिफ्यूज हो गए। दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो हम कहेंगे डिफ्यूज हो गए। तो दो सॉलिड क्या मिक्स हो सकते हैं, सवाल बहुत अपनी जगह, क्या डिफ्यूज हो सकते हैं, तो हमने जनरली तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, गैसेस और लिक्विड इसलिए मिक्स हो रहे थे कि इनके बीच में क्या था, लार्ज वेकेंट स्पेस था। तो गैसेस में या फिर लिक्विड्स में तो ये पॉसिबल था। अब आते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड में बड़ा स्पेस तो नहीं, मामूली स्पेस है, तो क्या ये डिफ्यूज हो सकते हैं, तो जनरली तो आप यही कहोगे कि नहीं भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल को जगह भी तो चाहिए ना बीच में इन एटमों के। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर नॉट डिफ्यूजिबल इन नॉर्मल कंडीशंस। पर इसके बावजूद कि सॉलिड्स जो हैं नॉर्मली स्पेस नहीं रखते, बट दे आर डिफ्यूजिबल, ये डिफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो ये कैसे डिफ्यूज हो सकते हैं, असल में बात ये है कि ये जो सॉलिड के एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, ये बार बार एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं और इनमें कौन सी मोशन पैदा होती है, वाइब्रेशनल मोशन पैदा होती है। और इस वाइब्रेशनल मोशन से ये करीब नहीं आते, इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप पैदा होने लगता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर एक सॉलिड लेते हैं, आपस में तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अब एक और एटम आया और उसने इन सॉलिड्स के बीच में जगह बनाने की कोशिश की, तो अब इनके साथ वो भी टकरा रहा है। अब यहाँ वाइब्रेशनल मोशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा सा गैप इनमें पैदा होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा
गैप पैदा होने लगेगा और इस तरह फिर एक वक्त आएगा कि जब इन मॉलिक्यूल्स में बीच में अच्छा खासा स्पेस पैदा हो जाएगा और सॉलिड के अंदर ये एटम जगह ले लेगा। तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है, लेकिन ये अमल ऐसे नहीं फौरन हो जाएगा, सेकंड्स या मिनट्स में या आवर्स में। इसको कई साल लग जाते हैं, आहिस्ता 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 प्रेशर भी ऊपर रखना पड़ता है और इनकी वाइब्रेशनल मोशंस प्रेशर पड़ने से बढ़ जाती हैं। फिर ये गैप आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है और एक सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल दूसरे सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल में मिक्सअप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर डिफ्यूजिबल, ये मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये है कि ये इतना आसानी से डिफ्यूजिबल नहीं है। सॉलिड्स आर डिफ्यूजिबल किसकी वजह से है? ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशंस, क्योंकि इनमें कौन सी मोशंस हैं? वाइब्रेशनल मोशंस। तो पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, पर इनका जो रेट है किसका? डिफ्यूजन का, इज वेरी मच स्लोवर, बहुत स्लो चलता है एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स एंड गैसेस के मुकाबले। वजह क्या है? स्पेस कम है ना, स्पेस थोड़ा है, वाइब्रेशनल मोशन है, फ्री मोशंस तो है नहीं, तो इस वजह से इनमें डिफ्यूजन इतना आसानी से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल से होगा, कई दिनों में होगा, कई सालों में होगा, प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, वाइब्रेशनल मोशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टर केएमटी ने बता दिया कि व्हाई सॉलिड्स आर डिफ्यूजिबल, यानी सॉलिड्स जो हैं वो किस वजह से डिफ्यूज होते हैं या इनको डिफ्यूज किया जाता है। अब आते हैं नंबर सेकंड कैरेक्टर की तरफ। वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, और या फिर क्या कहते हो? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी क्या है? यानी जब सॉलिड्स के एटमों पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। प्रेशर डालेंगे तो क्या इनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर इनका वॉल्यूम, ऊपर से दबाव पड़ा, हमने फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया, तो क्या इनका वॉल्यूम कम होगा सॉलिड्स का? तो आप देखो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर टोटली, तकरीबन इनकम्प्रेसिबल, यानी ये ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है। ड्यू टू, किसकी वजह से कंप्रेसिबल नहीं है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री स्पेसेस, इनमें फ्री स्पेसेस ना होने के बराबर हैं, लिहाजा ये इतना ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है। ये कंप्रेस होंगे हजारों करोड़ों टन पड़ने के बाद, वजन पड़ने के बाद थोड़ा बहुत मामूली वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन ये इतना कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर कोई सफिशिएंट काउंट नहीं होगा। तो ये इनकम्प्रेस हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं। क्यों? स्पेसिस ही नहीं है ना, इस वजह से इनको हम इनकम्प्रेसिबल ही काउंट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, कैरेक्टर नंबर 3। वो कौन सा है? दैट इज एक्सपेंशन
एंड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। भाई ये आप गैसेस में पढ़ के आए हो, जब हम किसी गैस को या लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो हम कहते हैं एक्सपेंड हो रहा है। और जब किसी गैस या लिक्विड को हम कूल डाउन, ठंडा करते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सिकुड़ रहा है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स ऑन हीटिंग, सॉलिड्स को हीट करो तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। वाइल, जबकि क्या होगा, दे दे कॉन्ट्रैक्ट, ये सुकड़ जाते हैं, ठीक है, ऑन कूलिंग। तो वजह वही लिक्विड और गैसेस वाली है, क्योंकि एक्सपेंड तभी होते हैं जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और कूल डाउन होता है तो फिर ये सुकड़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ती है मॉलिक्यूल करीब। अब ये इतना ज्यादा हाई लेवल पर, लार्ज स्केल पर क्यों नहीं एक्सपेंड होते हैं, वजह जानते हो। जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो उनको वीक करके फिर ये एक्सपेंड होते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग होते हैं। तो जहां अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वहां एक्सपेंशन का रेट बहुत स्लो होगा, और जहां अट्रैक्शन वीक है वहां एक्सपेंशन बहुत हाई रेट पर होती है। तो इसलिए याद रखो कि रेट ऑफ एक्सपेंशन इनका, सॉलिड्स का, इतना ज्यादा नहीं है जितना कि गैसेस और लिक्विड्स का है। यानी सॉलिड्स सॉलिड्स जो हैं एक्सपेंड एंड, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ते भी हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एट स्लोवर स्लोवर रेट, इनका एक्सपेंड होने का रेट और स्क्वीज अप होने का रेट स्लो होता है, एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में, कंपेयर्ड टू गैसेस, गैसेस के मुकाबले में, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में होता क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर, यानी जो मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्ग, ये आमतौर पर बहुत ज्यादा इनमें क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, जिनको अगर खत्म करना है, तोड़ना है, रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, इनको तोड़ना है, इनको खत्म करना है, ब्रेक करना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए इनका एक्सपेंशन का रेट जो होगा वो इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएगा, बहुत कम होगा। अट्रैक्शन कमजोर करने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चलें, अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, कंप्रेशन भी इनका आ गया। अब हम लेते हैं सॉलिड्स का एक और कैरेक्टर, और वो कौन सा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ये हम लेते हैं इसका फोर्थ कैरेक्टर, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है सॉलिड के एटम, आयंस या मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर लोअर अमाउंट होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। और ये काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पेस थोड़ा है तो इनमें इनको आसानी से मूव करने नहीं देती है, तो ये इनमें सिर्फ क्या पैदा करती है, वाइब्रेशनल मोशंस पैदा करती है। यानी एस, जैसा कि इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में ये होता है कि एटम्स जो हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, या फिर क्या हैं,
मॉलिक्यूल्स हैं, ये आमतौर पर देखा गया है आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, क्लोज होते हैं, ईच अदर 10। फिर इसलिए देयर काइनेटिक एनर्जी, ये इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस, ये इनमें क्या प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल क्या पैदा करती है, मोशंस। इनमें काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इनमें वाइब्रेशनल मोशन पैदा कर सकती है, बाकी मोशन इनमें पैदा नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और इस नेक्स्ट पॉइंट को भी हम देखते हैं कि ये क्या बताता है इनके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सॉलिड्स का है, सॉलिड्स के कैरेक्टर्स के बारे में है, सॉलिड्स के बारे में बता रहे हैं, वो है इनका नंबर 5th कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और या फिर इस कैरेक्टर को क्या बोलते हो, फ्यूजन। मेल्ट करना, एक सॉलिड को हीट करो तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, वाइब्रेशनल मोशंस बढ़ेंगे, और फिर एक सॉलिड पिघल कर किस में चेंज होगा, लिक्विड्स में। तो इस अमल को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड या फिर फ्यूजन ऑफ सॉलिड। यानी ऑन हीटिंग, हम जब हीट करते हैं ए सॉलिड चेंजेस, सॉलिड जो है वो चेंज होता है, चेंजेस इनटू, किस में चेंज होता है, लिक्विड में। किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो फिर इट इज कॉल्ड एज, इसको फिर हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या बोलोगे, मेल्टिंग कहोगे या फिर फ्यूजन। यानी लिया क्या, सॉलिड, इसको क्या किया, हीट किया, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, लिक्विड में। तो फिर इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब ये सॉलिड जो हैं, ये मेल्ट होने के बाद लिक्विड में क्यों चेंज हो जाते हैं, किस लिए चेंज होते हैं लिक्विड्स में, या लिक्विड में चेंज होने का अमल इनमें क्यों होता है। तो देखो, जब इनको आप सॉलिड को हीट करोगे, जब इनको हीट दोगे, जब इनको हीट मिलेगी, तो इनकी कौन सी एनर्जी बढ़ने लगेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनमें कौन सी मोशंस बढ़ेंगी, वाइब्रेशनल मोशंस बढ़ेंगी, जो इन एटमों को, आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को सॉलिड से कन्वर्ट कर देंगी, किसमें, लिक्विड में। तो इसका मतलब है हम जब हीट कर रहे होते हैं सॉलिड को, तो इसका मतलब है हम कौन सी एनर्जी इनकी बढ़ा रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इससे इनके अंदर कौन सी मोशन में इजाफा होता है, इंक्रीज इन वाइब्रेशनल मोशन। इनकी कौन से मोशन में इजाफा होता है, वाइब्रेशनल मोशंस में इजाफा होता है, और इस तरह से एक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड्स में। तो ये अमल इसलिए होता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सॉलिड्स का कैरेक्टर, और वो सॉलिड का कैरेक्टर जो है कौन सा वाला है, सॉलिड का कैरेक्टर बहुत आसान सा है, सिंपल सा कैरेक्टर है सॉलिड्स के बारे में। तो इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं सब्लीमेशन। नंबर 6 कौन सा कैरेक्टर है, सब्लीमेशन। अब सब्लीमेशन आप किसको बोलते हो, यानी ऑन हीटिंग, हीट करो ए सॉलिड, सॉलिड
डायरेक्टली, डायरेक्टली कन्वर्टेड, यानी ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है, विदाउट, विदाउट कन्वर्टिंग, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट हुए बगैर, इनटू लिक्विड, पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट किस में जाएगा, वेपर्स में। यानी आपने लिया सॉलिड, अब इसको आपने किया हीट, गर्म किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, मेल्ट नहीं हुआ, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। ठीक, अब वेपर्स को फिर दोबारा क्या करो, कूलिंग, ठंडा करो, तो फिर ये दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में नहीं होंगे। इस अमल को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हो इनको, डिपोजिशन। तो ऐसा क्या होता है इनमें, सॉलिड्स में, कि ये आमतौर पर जनरली ये वेपर्स में होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड, लेकिन लिक्विड में चेंज नहीं होते। तो रीजन बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। कौन सा रीजन है, रीजन ये है कि इन सॉलिड्स के एटमों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। यानी जो हम लेते हैं ना सॉलिड्स, सारे सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इनकी आपस में अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन वो सॉलिड जो, जिसमें, जिसको आप बोलते हैं सब्लिमेट, क्या बोलते हो, सब्लिमेट। अब इनके एटमों के बीच में, आयंस के बीच में क्या होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर आयोनिक फोर्सेस होती हैं। तो जब हम इनको हीट करते हैं तो पहले से ही अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, तो ये आसानी से, यानी इजीली इतना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट वेपर्स में चला जाते हैं, गैप बढ़ जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए याद रखो ये क्विकली क्या हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है सॉलिड्स का, ये इनको आमतौर पर किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट वेपर्स में चेंज कर देता है। तो ये है सब्लिमेट सॉलिड का आमतौर पर जनरल कैरेक्टर। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट में जो है, ये तो थे बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स और केएमटी, जिसने हमें बताया कि भाई सॉलिड्स के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स हैं या सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के टाइप्स जो है। आपको पता है हमने पहले भी लिक्विड क्रिस्टल में इसका जिक्र किया था कि देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं। एक टाइप को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स कहते हो। इनको दूसरा नाम देते हैं क्या, ट्रू सॉलिड। असल सॉलिड्स तो यही होते हैं। दूसरे सॉलिड्स जो हैं इनको बोलते हैं अमोर्फस या फिर अमोर्फिक, अमोर्फिक सॉलिड्स ये कहा जाता है। ये असल में इनमें सारी बातें सॉलिड्स की नहीं होती हैं, कुछ लिक्विड्स की और गैसेस की भी होती हैं, तो इसलिए इनको नॉन ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। तो ये जो हैं दो सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सॉलिड्स के टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो है सॉलिड्स की। इन सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, इनको कहते हो क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स।
क्या बोलते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हो। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? ये यानी ये ऐसे सॉलिड होते हैं कि जिनका जो सबसे बड़ा कोई पार्टिकल होता है, ब्लॉक होता है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो ये टूटता है और इसके बारीक ज़र्रात बनते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बारीक ज़र्रात बनते हैं वो इस बड़े ब्लॉक जैसे ही होते हैं। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखो ये क्यूबिक है ना, फर्ज करो बड़ा ब्लॉक क्यूबिक है, तो अब इसके जो छोटे ब्लॉक हमें मिलेंगे वो भी इसी शेप के होंगे, लेकिन साइज में इससे कई गुना छोटे होंगे, और उसका फिर हर जर्रा जो है रेत के बराबर या इससे भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बनते हैं। ये खुद एक बड़ा क्या है? क्रिस्टल है। इस बड़े ब्लॉक को क्रिस्टल कहते हैं और इसके छोटे ब्लॉक को क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो ऐसा सॉलिड के जिसके हर बारीक जर्रे का साइज और शेप एक जैसा हो, जितने भी जर्रात हो एक जैसा हो, और वो खुद जिस शक्ल में है तो उसके छोटे जरात भी उसी शक्ल में जब उसको तोड़ें मिलें, तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये जो उसकी शेप होती है वो छोटे जर्रे से पता चलता है, यूनिट सेल से। तो अगर ये सब एक ही साइज और शक्ल के हैं तो हम कहेंगे इनका रेगुलर शेप और रेगुलर साइज है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सॉलिड्स सॉलिड्स हैविंग क्या बेटा? रेगुलर और फिक्स्ड फिक्स्ड शेप फिक्स्ड शेप ऑफ देयर ईच पार्टिकल, उसके हर एक जर्रे की पार्टिकल की शेप और साइज जो ऑफ देयर पार्टिकल फिक्स हो तो इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये असल में फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, और ये ट्रू सॉलिड, असल सॉलिड यही होंगे। ठीक है, अब उठाते हैं दूसरे सॉलिड। दूसरे सॉलिड कौन से होते हैं? इनको कहा जाता है अमॉर्फिक सॉलिड्स। दूसरी टाइप है, सेकेंड टाइप है, इसको हम बोलते हैं अमॉर्फिक सॉलिड। अमॉर्फिक सॉलिड कैसा होता है? ये एक ऐसा सॉलिड है जिसको अगर ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो उसके हर जर्रे का शेप और साइज जो है वो क्या होगा? अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, और साइज में भी अलग होगा, शेप में भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो ऐसे बेटा सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमॉर्फिक सॉलिड, यानी वो सॉलिड जिसको तोड़ा जाए तो फिर उसके हर जर्रे की शक्ल जो टूटने के बाद बारीक बारीक जर्रे मिले, शेप और साइज क्या हो? डिफरेंट हो, तो ये सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? अमॉर्फिक कहलाते हैं। और ये जनरली लिक्विड्स के कैरेक्टर कुछ दिखाते हैं, तो इसलिए इनको नॉन ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। यानी सॉलिड्स या सॉलिड इन विच के जिसमें क्या होगा? ऑल पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स होंगे पजेस, ये रखते हैं क्या? डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी उनकी शेप भी अलग अलग हर टुकड़े की होगी और उनका साइज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ऐसे सॉलिड को अमॉर्फिक, क्योंकि याद रखो लफ्ज है मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या लेते हैं? शेप। अमॉर्फिक यानी जिसकी शक्ल मुकर्रर नहीं है, तो ये अमॉर्फिक सॉलिड कहलाते हैं।
तो इसलिए ये सॉलिड अमॉर्फिक भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। तो आज हमने बेटा यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर इसे आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स रखते हैं। तो कल तक आप हमें इजाजत दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।